क्या आप अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं या घर पे रखते हैं? अगर आप घर पे रखते हैं तो आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि उसकी वैल्यू जो है वो दिन ब दिन बहुत तेज़ी से कम होती जा रही है एज़ कम्पेयर टू अगर आप बैंक में पैसा रखते हैं। तो इसके पीछे एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक्स टर्म्स जो है वो काम करती है, जिसका नाम है इन्फ्लेशन। तो हेलो गाइस, मेरा नाम अर्जुन है और इस वीडियो में हम इन्फ्लेशन के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन, यानी कि इन्फ्लेशन क्या होता है। रुको जरा, सब्र करो। तो इन्फ्लेशन का मतलब जनरल प्राइस लेवल का बढ़ना होता है, जिसे हम हिंदी में मुद्रास्फीति या महंगाई भी कहते हैं। अब यहाँ फिर जनरल प्राइस लेवल का मतलब क्या होता है? तो जनरल प्राइस लेवल का मतलब जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में प्रोड्यूस किए जाते हैं उनके एवरेज प्राइस से रिलेटेड होता है। तो अगर आप मार्केट में कभी कुछ खरीदने गए होंगे या अगर आप अपने पेरेंट्स से ही पूछेंगे तो यही बताएंगे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फर्नीचर्स और जो भी मार्केट में चीज़ें बिकती हैं डेली लाइफ के लिए, उनके प्राइसेस मोस्टली सभी गुड्स एंड सर्विसेज के बढ़े हुए हैं। तो अगर आप इन गुड्स एंड सर्विसेज के एवरेज प्राइस को कंपेयर करेंगे पिछले इन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज के एवरेज प्राइस से, तो इससे हमें इन्फ्लेशन का पता चलता है। इन्फ्लेशन के रीज़न, अगर आपने 11th और 12th की इकोनॉमिक्स थोड़ी सी भी पढ़ी होगी तो आपको याद होगा कि किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस जो तय होते हैं वो डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस द्वारा डिटरमिन की जाती हैं। अब आपको ये भी पता होगा कि जब डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर होते हैं तो जिस प्राइस पर बराबर होते हैं उसे हम इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं, और मार्केट में वही प्राइस जो है सेलर और बायर द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। और जब डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई से तब प्राइसेस बढ़ते हैं, और जब डिमांड कम होती है सप्लाई से तो प्राइसेस गिरना शुरू होता है। तो इन्फ्लेशन के भी मेनली यही दो कारण हैं। पहला है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब डिमांड की वजह से एवरेज प्राइस का बढ़ना, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब यानी सप्लाई की वजह से एवरेज प्राइस का बढ़ना। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन डिमांड के बढ़ने की वजह से होता है। अब डिमांड जो है हाउस होल्ड भी करता है, जिसे हम कंजम्पशन बोलते हैं। डिमांड जो है वो एक फर्म यानी कि जो बिजनेसमैन है वो भी करते हैं, जिसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। गवर्नमेंट भी डिमांड करती है, जिसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और फॉरेन के लोग भी डिमांड करते हैं, जिसे हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट भी कहते हैं। अब हमें पता है कि कोविड के दौरान काफ़ी लोगों ने अपनी जॉब जो है वो डिमांड बढ़ने के मेनली 3 रीज़न हैं। पहला ये है कि कोविड के बाद लोगों ने फिर से काम पे जाना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से उनकी इनकम बढ़ रही है और वो फिर ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, यानी कि कंजम्पशन जो है वो बढ़ रहा है। दूसरा रीज़न ये है कि कोविड के बाद सरकार ने काफ़ी खर्च किया ताकि इकोनॉमी को दोबारा उसी गति के साथ शुरू किया जा सके जो पैंडेमिक और लॉकडाउन से काफ़ी बुरी तरह प्रभावित हुआ था। थर्ड रीज़न ये है कि हमारी इंडियन रुपीज़ की वैल्यू डॉलर के मुकाबले वीक हो रही है इंटरनेशनल मार्केट में, जिसे करेंसी डेप्रिसिएशन भी कहा जाता है। तो करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि $1 देने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा रुपया देना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए डॉलर महंगा है, पर जो फ़ॉरेन के लोग हैं उनके लिए रुपया क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, जिसकी वजह से वो जो इंडियन गुड्स की ज़्यादा डिमांड करेंगे, जिससे हमारा एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ेगा। तो ये एक्सपोर्ट जो है वो डिमांड को बढ़ाता है। तो ये 3 रीज़न है जिसकी वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो रही है, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन का दूसरा मेन रीज़न है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन सप्लाई के कम होने की वजह से होता है। अब ये सप्लाई कम कैसे हुई? तो आपने देखा होगा कि अभी चल रहे यूक्रेन और रशिया के वॉर के बीच ऑयल सप्लाई बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट हुई है, जिसकी वजह से उसकी सप्लाई काफ़ी कम हो गई है इकोनॉमी में, और उसके प्राइसेस जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। तो ऑयल प्राइस का बढ़ना एक रीज़न है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का। मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कैसे मेज़र करते हैं?
वैसे 3 तरीके हैं इन्फ्लेशन को मेज़र करने के। पहला है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब होता है कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज के एवरेज प्राइस को कंसिडर करना है इन्फ्लेशन के लिए। अब ये कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, फूड, अपैरल, एनर्जी एट्सेट्रा। दूसरा मेजरमेंट है WPI, जिसे हम होलसेल प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स में हम होलसेल प्राइस को कंसिडर करते हैं इन्फ्लेशन के लिए। थर्ड जो मेजरमेंट है वो है GDP डिफ्लेटर। GDP डिफ्लेटर एक तरीके से प्राइस इंडेक्स होता है जो नॉमिनल GDP और रियल GDP का रेशो होता है। अब ऐसा कोई रूल नहीं है कि CPI, WPI या GDP डिफ्लेटर में से किसी एक को ही यूज़ किया जाए। हर कंट्री अलग अलग मेजरमेंट यूज़ करती है अपने अकॉर्डिंग। इंडिया 2014 तक WPI को कंसिडर करता था इन्फ्लेशन के लिए, बट 2014 के बाद जब मोदी गवर्नमेंट आने के बाद CPI बिकेम द मेजरमेंट, यानी कि CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को ही इन्फ्लेशन के लिए एज अ टूल जो है मेजर यूज़ किया जाने लगा। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या हमें जानना ये भी ज़रूरी है कि इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए अच्छा माना जाता है या बुरा माना जाता है, और ये कितना रेट तक इन्फ्लेशन ठीक होगा और इसे डिसाइड कौन करता है। तो आइए जानते हैं। इसे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा RBI की सहमति से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कंसिडर करके डिसाइड किया जाता है। इस रेट को टारगेटेड इन्फ्लेशन रेट कहा जाता है, जो गवर्नमेंट चाहती है कि इन्फ्लेशन इसी के अराउंड रहे, क्योंकि ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। इंडिया में इसे हर 5 साल के लिए डिसाइड किया जाता है। यानी टारगेटेड इन्फ्लेशन रेट वह इन्फ्लेशन रेट होता है जहाँ पर कोई इकोनॉमी ये चाहती है कि उसकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रेट सिर्फ उस रेट तक ही रहे। तो इंडिया में अभी करंट सिचुएशन में टारगेटेड इन्फ्लेशन रेट 4% है, जो ±2% टॉलरेटेड है, यानी कि 4% मेन है, और अगर ±2% यानी कि 6% या 2% के बीच में इनका बैंड है, यानी कि यहाँ तक मूव कर सकते हैं। ये टॉलरेबल है, ये 6% तक टॉलरेबल है इंडियन इकोनॉमी। और ये इन्फ्लेशन रेट इकोनॉमी की सिचुएशन, कैपेबिलिटी और मैनी फैक्टर्स को देख के डिसाइड किया जाता है, और इसे फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ करके टारगेटेड इन्फ्लेशन के नियर रखने की कोशिश की जाती है। बट ज़रूरी नहीं है कि एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट टारगेटेड से मैच करे। कभी कभी क्या होता है कि एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट टारगेटेड रेट से ज़्यादा या कम हो जाता है, जो इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। जैसे अभी इंडियन इकोनॉमी में एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट 7.04% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है टारगेटेड इन्फ्लेशन रेट से, जो कि 6% है। तो जब भी एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट टारगेटेड इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा होता है, ये इकोनॉमी के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है, और इस अलार्मिंग सिचुएशन से बचने के लिए गवर्नमेंट एक तरीके से कई अपने फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसीज़ का यूज़ करती है। इम्पैक्ट ऑफ द इन्फ्लेशन के कौन कौन से प्रभाव हैं। पहला इम्पैक्ट जो है वो ये है कि इन्फ्लेशन में गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आप कम चीज़ें खरीद पाते हो, यानी आपकी खरीदने की क्षमता कम हो जाती है। तो अगर हम इसे इकोनॉमिक्स टर्म्स में कहें तो आपकी रियल इनकम यानी कि परचेजिंग पावर कम कर देता है इन्फ्लेशन। दूसरा इम्पैक्ट ये है कि गरीबों पर सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि इनकी इनकम पहले से ही कम होती है, और कीमत के बढ़ने से बेसिक चीज़ें भी खरीदने में ये इनकैपेबल होते हैं, जिससे उनके हेल्थ और एजुकेशन और वेल बीइंग पर सीधा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। थर्ड इम्पैक्ट ये है कि ये वैल्यू ऑफ मनी को डिक्रीज़ करता है, वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाता है। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि आज का 100 रुपया कल के 100 रुपये के बराबर नहीं रह जाता इन्फ्लेशन की वजह से। लास्ट इम्पैक्ट जो है, इन्फ्लेशन लोगों को ज़्यादा पैसा खरीदने या कंजम्पशन में निकल जाता है, क्योंकि प्राइसेस बढ़ चुके होते हैं, तो आपका जो एक्सपेंडिचर होगा वो ज़्यादा हो जाएगा सेम बास्केट ऑफ गुड्स को खरीदने में, जिससे आप सेविंग कम कर पाओगे। और जब सेविंग कम होगी, कंजम्पशन ज़्यादा होगा, तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाती है, जिससे इंटरेस्ट रेट बढ़ने लग जाते हैं।
इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट जो है वो इंटरेस्ट रेट पर पड़ता है। तो इन्फ्लेशन बढ़ने के साथ साथ इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। गवर्नमेंट एक्शन, गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन से बचने के लिए क्या करना चाहिए? अगर एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट टारगेटेड इन्फ्लेशन रेट के आसपास है तो इसे सही माना जाता है इकॉनमी की ग्रोथ के लिए, और ख़ासकर जो पुअर लोग हैं उनके लिए। पर अगर ये टारगेटेड इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा हाई है, जैसे करंट सिचुएशन में है, तो ये एक नुकसानदेह सिचुएशन होती है, एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है किसी भी इकॉनमी के लिए। आरबीआई ने इसे टारगेटेड रेट तक लाने के लिए टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ किया है अभी हाल में ही, जो कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की कमेटी में रेपो रेट 4.4% से 4.9% बढ़ा दिया गया है। सीआरआर जिसे कैश रिजर्व रेशो बोला जाता है वो 4% से 4.5% बढ़ा दिया गया है, और बैंक रेट जो है वो 4.65 से 5.15% तक बढ़ा दिया गया है। यानी कि अगर सिंपल टर्म्स में बोला जाए तो ये जो रेट मॉनेटरी टूल्स का यूज़ करके बढ़ाया गया है, इससे मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम की जाती है, और जब मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम की जाती है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और जब ज़्यादा इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में होगा तो लोग जो है वो कंजम्पशन पर्पज़ के लिए और इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए लोन नहीं लेंगे, जिसकी वजह से डिमांड जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। अब हमने अभी पढ़ा कि इन्फ्लेशन का एक मेन रीज़न होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी कि डिमांड के बढ़ने की वजह से। अब जब मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ करके जब रेपो रेट, सीआरआर और बैंक रेट बढ़ाया गया है, जिसकी वजह से मनी सप्लाई कम हो गई है और रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, तो लोग कम कंजम्पशन करेंगे और कम इन्वेस्टमेंट होगी, जिसकी वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है, यानी कि डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। अब एक बात तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि अगर इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए अच्छा है और ग्रोथ को लाता है, बशर्ते अगर इसे टारगेटेड इन्फ्लेशन रेट के आसपास रखा जाए तो। बट इन्फ्लेशन पूरी तरह से किसी भी इकोनॉमी को बर्बाद भी कर सकता है तथा ये गरीबों की कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ता, और ये गरीबी को और ज़्यादा बढ़ावा देता है। तो अगर इन्फ्लेशन रेट आउट ऑफ कंट्रोल होता है जैसे हम, या बहुत हाई इन्फ्लेशन रेट होती है टारगेटेड इन्फ्लेशन रेट से, तो इसे हम हाइपर इन्फ्लेशन रेट भी कहा जाता है, जिसकी वजह से प्राइसेस स्काई रोटेड हाई हो जाते हैं और इसे संभालना बड़ा मुश्किल सिचुएशन या नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सिचुएशन बन जाती है। इसीलिए देश के महान जो व्यक्ति जो इकोनॉमिक्स की नॉलेज रखने वाले हैं, इस समस्या से बचने के लिए समय समय पर डिसीजन लेते रहते हैं, जो गवर्नमेंट या आरबीआई के द्वारा। अब हमें ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, आम लोगों को क्या करना चाहिए, खास तौर पर गरीबों को। हम जैसे लोअर मिडिल और बिलो पॉवर्टी लाइन वाले व्यक्तियों को अननेसेसरी एक्सपेंडिचर करने से बचना चाहिए। अपनी आय के सोर्सेज को बढ़ाना चाहिए, एजुकेशन और स्किल्स एक्वायर करने में इन्हें खर्च करना चाहिए, ताकि आपकी इनकम बढ़े और इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आप पर कम पड़े। हमने वीडियो में डिस्कस किया कि ये इन्फ्लेशन पुअर लोगों पर ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, यानी कि जो मेन सफरर होते हैं, जो पुअर होते हैं, क्योंकि इनकी इनकम पहले से ही कम होती है और प्राइसेस के बढ़ने पर इनकी रियल इनकम और ज़्यादा कम हो जाता है। तो अगर आपके सोर्सेज ऑफ इनकम और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाते हैं तो आपका इससे इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट जो है वो आप लोगों पर कम पड़ेगा। और लास्ट है, सेविंग को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सेविंग जो है वो आपके फ्यूचर में होने वाले इमरजेंसी और कंटिजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए सहयोग करता है।